कॉलेजियन से संबंधित बात कर रहा हूँ और उससे रिलेटिव। देखिए, कोई भी बिल या एक्ट कब बनती है? जब लोकसभा या राज्यसभा से बिल क्या होती है, पास होती है। यानी बिल लाया जाता है और लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है और मैक्सिमम लोग उस बिल को लेकर के सहमत हो जाते हैं। पहले आपस में राय विचार परामर्श वगैरह जो भी हो करना हो कर लेते हैं, चर्चा करना हो कर लेते हैं, फिर जा कर के मेजॉरिटी के ज़रिए वो बिल पास हो जाता है। यानी मेजॉरिटी लोग सहमत हो जाते हैं, तब बिल वहाँ लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है। फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट भी वहाँ जाकर उस बिल पर अपना सहमति दर्ज कर लेती है। ओके, यानी ये हम कह सकते हैं कि उस बिल पर पूर्ण रूप से सब सहमति के अनुसार ही वो बिल पास हुआ और एक्ट बना। ओके, उसी प्रकार कॉलेजियम भी गठित कर सकते हैं। परामर्श के बाद वरिष्ठ जज से चर्चा कर पहले सदस्य चुने, फिर कॉलेजियम सदस्य उन पर विचार या परामर्श कर राष्ट्रपति को भेजे। उसी पर कॉलेजियम भी आपस में परामर्श करके क्या करे, वरिष्ठ जज से चर्चा करके पहले सदस्य को चुने, फिर कॉलेजियम उन सदस्य पर विचार करे, परामर्श करे, फिर राष्ट्रपति को नाम को भेजे, फिर राष्ट्रपति उन सदस्य को चुने और फिर इंटरव्यू ले इत्यादि। प्रायः ये भी आरोप लगता है कॉलेजियम पर, जिसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलेजियम पर जो लगता है आरोप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। यह आरोप भी लगता है कि सरकार 10 साल या ज़्यादा एनजेएसी पर चुप क्यों रही। यानी एनजेएसी जो बना था उससे 10 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, अब आखिर अभी तक क्यों चुप है? क्या बैकडोर से अपना काम करवा रही है, जिससे फीमेल, SC ST OBC इत्यादि के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो या ना हो? यह प्रेजेंट एंड पास्ट सरकार का बात नहीं बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो प्रायः सरकार आने जाने से नियुक्ति पर डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। आखिर इसका सलूशन कैसे निकाला जा सकता है? चयन का आधार बिंदु ट्रैक रिकॉर्ड रखा भी जाता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रिटन के हो और वेबसाइट पर अपलोड हो कि क्या क्या चयन बिंदु था। ओके, यह जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो रखा जाए। चयन का इंटरव्यूअर का वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उस रिकॉर्डिंग को टेलीविज़न पर प्रकाशित किया जाए या कम से कम उस व्यक्ति को या तो टेलीविज़न पर प्रकाशित कर दीजिए इंटरव्यू का, या फिर कम से कम उस व्यक्ति को वीडियो, ईमेल या रिकॉर्डिंग मिले जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनेगा, न्याय का रिकॉर्ड रखा जाएगा, एविडेंस भी रहेगा, तब इसे कहेंगे असली न्याय हुआ है। न्याय का मतलब क्या है? लोगों के सामने साफ साफ रख देना, किसी भी चीज़ को आप रख दो, सारे के सारे ट्रैक रिकॉर्ड सब पता चलेगा जनता को कि हाँ भाई ऐसे हुआ है चयन। यानी जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर रखा जाएगा, दिया जाएगा, तो जनता को कम से कम पता तो चलेगा कि कैसे चुनाव हुआ है। क्योंकि ऐसे ही एक मेरा दोस्त का भी कहानी रहा है, ओके, जज बनने का, कि आपका चयन ऐसे ही होगा, पर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एक दोस्त है, उनका भी जज में नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन वो भी प्रायः कहें कि हमारे साथ भी गलत हुआ है।
जिसके कारण पहली बार में चुनाव नहीं हुआ है, वो दूसरी बार में चुनाव हुआ। तो ऐसा आरोप ही लेना क्यों? सिंपल सा बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसका रखा जाए वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो इंटरव्यू लिया है और जिसको लिया जा रहा है, दोनों को आपस में वीडियो शेयर कर दे इंटरव्यू का, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है बना रहे। भेदभाव होता है या नहीं होता है, ये सब देख सकता है। आरोप लगाने से नहीं बल्कि सिद्ध भी हो जाएगा, वीडियो में सब कुछ दिख जाएगा। इससे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगा। डायरेक्ट कन्फर्मेशन के साथ जानेगी जनता और किसी प्रकार का आरोप नहीं लगेगी। रिटायरमेंट के बाद पद लोलुपता के कारण पीछे से शायद कोई साठगांठ बना रहता है। आप प्रायः देख सकते हैं रिटायरमेंट के बाद जो एक सवाल खड़ा करता है, क्या भाई, कि देखते होंगे पॉलिटिक्स में तुरंत चल जाते हैं या कोई राज्यसभा लोकसभा का सीट मिल जाता है, तो एक तरह से जनता के बीच में अविश्वास भी पैदा होता है, कहीं साठगांठ पहले से तो नहीं था। तो इसको लेकर के अगर कोई निर्णय सुनाना हो तो उसको लेकर के अगर निर्णय आ गया तो भविष्य में अगर वो लोग चुनाव लड़ते हैं तो शंका का दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन रोकना होगा। 10 साल 20 साल तक जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, अगर कॉलेजियम या बीसीआई इस पर लॉ बना करके रोक लगाए तो अवश्य सुधार हो सकती है। ओके, ताकि एक जुडिशरी पर उंगली ना उठे। क्वेश्चन ये भी है कि जैसे जुडिशरी ने 5 का नाम रिकॉर्डिंग किया तो 2 चुना, 3 को नहीं। आखिर पता होनी चाहिए कि 3 को क्यों नहीं चयन किया गया रिटन फॉर्म में, और 2 का किस आधार पर या ट्रैक पर चुना गया है वो भी रिटन फॉर्म में हो, जिससे कि आरोप खत्म हो। आरोप बहुत नाम ऐसे हैं जो रखे गए हैं पर उन्हें बढ़ाया नहीं जाता है। आरोप ये भी लगता है कि बहुत ऐसा नाम भेजा गया लेकिन उनका चयन नहीं किया गया, बल्कि कुछ नाम व्यक्ति का ही चयन किया गया है। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो जब प्रेसिडेंट चुनेगा तो कॉलेजियम को जो फिल्म बनी है तारीख पे तारीख वाला डायलॉग को कम या खत्म हो सकता है, क्योंकि सरकार या प्रेसिडेंट कहिए के हाथ आ जाएगी नियुक्ति करने की शक्ति। हालांकि नियुक्त करने का भी अधिकार प्रेसिडेंट को ही है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रही है, कॉलेजियम ही कर रही है। एक तरह से नाम किसी भी हाल में कॉलेजियम ही पुनः विचार के बाद भी अगर नाम वही भेजती तो उसे चुना ही जाएगा। तो यहाँ प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं बल्कि कॉलेजियम का ही फाइनल ऑर्डर चला, क्योंकि अब मजबूरी बन जाती है, बाध्यकारी बन जाती है प्रेसिडेंट को, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनली राइट इनडायरेक्टली तौर पर छीना जा रहा है। जबकि साफ साफ मेंशन है 124/217 में कि प्रेसिडेंट नियुक्ति कर देगा, तो प्रेसिडेंट को ही कॉलेजियम बनाने का अधिकार होना चाहिए, और कॉलेजियम को 2 पार्ट में करे। सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है, क्योंकि ज़्यादातर जज की नियुक्ति जो होती है आपको भी पता है हाई कोर्ट से ही चुन करके जाते हैं जज, लेकिन एटलीस्ट हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली ख़त्म करे या फिर सुधार करे, एग्ज़ाम पैटर्न के जरिए लाए, ताकि एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी फीमेल है, अल्पसंख्यक सब जज बन सके। क्योंकि पहला जनरेशन वाला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या फ्रेशर ऑफ फैमिली जिसका कभी जुडिशरी में बैकग्राउंड नहीं रहा हो, उसको कोई सिफारिश करने वाला नहीं रहता है, और या यूँ कहिए पहला जीवन एक तरह से जुडिशरी में खपा देना पड़ता है, या बर्बाद ही कहिए करना पड़ता है। ऐसे भी लोग मन दबा करके बात करते हैं।
कि अपने जीवन में शायद इस जीवन में बन नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉलेजियम कुछ नाम पर ही सिफारिश करती है। आप ही सोचिए ना कि क्या कुछ ही नाम ऐसा है या कुछ ही ऐसे वकील हैं जो वरिष्ठतम वकील होंगे 10 साल या उससे अधिक साल के प्रैक्टिस किए हुए, या कुछ ही जज होंगे जो 5 साल या उससे ज़्यादा के होंगे। तो फिर कुछ नाम पर ही क्यों? ओपन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए, या ओपन एप्लीकेशन के जरिए एग्ज़ाम लिया जाए। एटलीस्ट कम से कम हाई कोर्ट के लिए तो लिया ही जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं सहमत हूँ कि कॉलेजियम सही है एक तरह से। अगर उसमें एग्ज़ाम नहीं भी लिया जाता तो इतना तो है कि प्राइमरी चरण में एग्ज़ाम के जरिए जज बन रहा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जैसे 10 साल का एडवोकेसी है और 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट के में अगर है प्रैक्टिस तो मतलब किसी जज में रहे हो तो ऐसा कुछ पैमाना है। ओके, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, हाई कोर्ट में कम से कम चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न लागू करे, कॉलेजियम इतना सुधार करे और हर व्यक्ति को आने का मौका मिले, और कॉलेजियम में प्राय जो सवाल उठती है इससे कमेगी कि, और साथ ही साथ इस कॉलेजियम को बनाने का अधिकार प्रेसिडेंट को ही रहे, क्योंकि साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है कि प्रेसिडेंट ही चुनेगी। तो फिर प्रेसिडेंट ही चुनेगी तो फिर प्रेसिडेंट ही नाम को सिफारिश करने दीजिए, और प्रेसिडेंट को ही चुनने दीजिए। प्रेसिडेंट क्या करे, एक टीम बनाए 33 जजों का, कुछ जज का ही नहीं क्यों, या सभी राज्य का जज को मिला करके एक कॉलेजियम बनाए, और फिर उसमें से प्रेसिडेंट अपने नामों चयन करे, और फिर जो नाम चयन किया जाएगा वो कॉलेजियम का रूप ले, और फिर वो कॉलेजियम या तो इंटरव्यू ले या एग्ज़ाम जो दे कर के आएगा, पीएससी जैसी संस्था जैसे बनी हुई है उसी प्रकार एग्ज़ाम करवा दे। क्या कॉलेजियम अपने स्तर से एग्ज़ाम नहीं करवा सकती है? जी हाँ, मेरे लगता है करवा सकती है। जब यूपीएससी अपने स्तर से करवा सकती है तो फिर कॉलेजियम अपने स्तर से क्यों नहीं करवा सकती है? हाँ, यहाँ पर 312 में साफ पैटर्न दिया हुआ कि पीएससी जैसे संस्था संसद करेगी, तो जुडिशरी को यहाँ पर बातचीत करना पड़ेगा पीएससी जैसी संस्था क्रिएट करने के लिए। और एग्ज़ाम के जरिए आएगा तो एटलीस्ट आरोप जो लगती है वो कमेगी लोगों के कॉलेजियम पर। आर्टिकल 50 जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो आधारित है आर्टिकल 50 पर, ये चेक्स एंड बैलेंस पर आधारित है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी लॉ बना देगा, चेक्स एंड बैलेंस पर ही आधारित होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी में पावर बटा हुआ है, जो सभी के बीच कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में विभक्त है। जैसे पार्लियामेंट को वेटेज का रूप दिया गया है कि हाँ, आप कोई भी एक्ट या बिल बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर। यहाँ बिल या एक्ट पारित करने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को वेटेज दिया गया है। उसी प्रकार एनजेएसी या फिर आईआईजेएसी कह सकते हैं, ये मैंने अपने नाम दिया हूँ, ये बदला भी जा सकता है। ओके, ऑल इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी बना सकती है, जैसे पीएससी जैसी संस्था है ना, जो एग्ज़ाम के जरिए लेगी एटलीस्ट हाई कोर्ट के लिए जज की नियुक्ति में। इसमें कंडीशन भी चाहे तो जुडिशरी जोड़ सकती है कि इतने एक्सपीरियंस वाले लोग ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, या ओपन एग्ज़ाम रखवा दे। ओपन एग्ज़ाम रहेगा तो मेरे अनुसार सबसे अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि हर कोई एग्ज़ाम दे, पास करना ना करना वो तो जब पढ़ रहा है तो हो ही जाएगा, टैलेंटेड रहेगा तो निकाल ही लेगा एग्ज़ाम। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही होगा। कॉलेजियम को 2 हिस्से में बांट दे। कॉलेजियम प्रेसिडेंट बनाए, प्रेसिडेंट या उसके सहयोगी के जरिए सदस्य को चुने,
अपने अनुसार संख्या तय कर ले। फिर उसमें प्रेसिडेंट अपने अनुसार संख्या तय करे किसे मेंबर लेना है या नहीं लेना है। और जब ये कॉलेजियम या टीम बन जाए तब यह ही लोग जज की नियुक्ति करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में, जो यह डायरेक्ट नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए। पर हाई कोर्ट में जज भी नियुक्ति ऐसी कर सकते हैं, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट में रहा हाई कोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ओपन एग्ज़ाम करवा सकते हैं, ओपन एप्लीकेशन मांगा जा सकता है। जो वकील जज बनना चाहते हैं इससे सिफारिश यानी रिकमेंड भाई भतीजावाद खत्म होगा और फ्रेशर वकील या फ्रेशर ऑफ फैमिली जिनका एकदम पहला जनरेशन है जुडिशरी में, कुंठाघात, मन में उदासी, ये खत्म होगी। प्रेजेंट में जो समस्या है कॉलेजियम में कुछ लोगों को सिफारिश किया जाता है फिर उसका चयन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे हाई कोर्ट में 10 या उससे अधिक सालों तक एक्सपीरियंस गेन किए हुए वकील जज होंगे। क्या उसकी संख्या कुछ में होगी, मतलब थोड़े सा में होगी? भारत का संसाधन, भारत का न्याय, सब जन इसका लाभ उठाए और इसकी व्यवस्था करना भारत के गार्जियन की होती है। और भारत का गार्जियन हमारा कौन है वो आपको पता है, जो सभी या ज़्यादातर संवैधानिक पद की व्यक्ति की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। आपको भी पता है कि जितना भी संवैधानिक पद है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से ही होती है, वही करते हैं नियुक्ति। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी तक न्याय सुनिश्चित पहुँचे। जैसे कि हम मान लें कि न्यायालय एक बॉडी है, ओके, तो बॉडी को चुनना है तो वो बॉडी कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट। फिर जज की नियुक्ति होती है, यानी कहने का मतलब ये हो कि मान लीजिए एक बॉडी है तो प्रेसिडेंट एक बॉडी है और बॉडी ऑफ ऑर्गन कौन हो सकती है? कॉलेजियम, यानी जितने भी मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट के जरिए चुनाए। क्योंकि बॉडी में क्या क्या होती है, यह बॉडी जैसे हम प्रेसिडेंट को कह रहे हैं तो बॉडी को ही तय करना चाहिए कि उसमें कौन कौन ऑर्गन होगा। कॉलेजियम एक ऑर्गन ऑफ बॉडी है जो, लेकिन यहाँ ऑर्गन ऑफ बॉडी क्या बना हुआ है? बॉडी ऑफ ऑर्गन बन गया है, यानी वो केवल ऑर्गन है लेकिन ऑर्गन ही क्या बन गया है? बॉडी बन गया है। जबकि बॉडी यहाँ पर प्रेसिडेंट को होना चाहिए, चुनने का अधिकार प्रेसिडेंट को होना चाहिए था, लेकिन नाम को कौन सिफारिश कर रहा है? कॉलेजियम। तो एक तरह से यही बॉडी बन गई है कॉलेजियम। अर्थात प्रेसिडेंट को जो अधिकार होना चाहिए कि कौन कौन होगा उस शरीर का ऑर्गन, और यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है आर्टिकल 124 और 217 के जरिए भी। कॉलेजियम को ऑर्गन ऑफ बॉडी होनी चाहिए, ना कि बॉडी ऑफ ऑर्गन। मान लेते हैं प्रेसिडेंट एक बॉडी है जिसको अधिकार है कि आर्टिकल 124 217 के अंतर्गत ऑर्गन को चुनने का, अर्थात जज चुनने का, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है, जज ही जज की नियुक्ति कर रहा है, यानी ऑर्गन ही ऑर्गन को नियुक्त कर रहा है। जबकि प्रेसिडेंट को होना चाहिए कि कौन कौन या क्या क्या होगा शरीर में, या होनी चाहिए।
एनजेएसी जैसी चयन संस्था बनती है तो वेटेज या मेजॉरिटी जुडिशरी को मिलना चाहिए, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 का साफ साफ यहाँ पर दिखे। यहाँ आरोप भी था कि कॉलेजियम अपनी मर्जी से जज की नियुक्ति कर रही है, जबकि आर्टिकल 217 124 साफ साफ वर्णित करता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगी। कॉलेजियम मेंबर अगर नाम पर असहमत हो तो वापस नाम पर पुनः विचार करती है और विचार किया जा रहा है, पर बिल्कुल यहाँ फिर भी मर्जी कॉलेजियम की ही लास्ट में चलती है। यदि अगर 2 मेंबर असहमत भी हो जाते हैं तब नाम को वापस किया जा सकता है, लेकिन सहमति जता जाते हैं तब तो वही नाम को चुना जाएगा, यानी फाइनली उन्हीं का ही सिफारिश चला, कॉलेजियम का ऑर्गन का ही चला। जबकि यहाँ पर नियुक्त करने का प्रावधान प्रेसिडेंट को होना चाहिए, जो एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉलेजियम वॉलेंस कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कह सकते वॉलेंस भी कर रही है। आर्टिकल 124-217 का ओवरऑल प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं बल्कि कॉलेजियम का ही चल रहा है मर्जी चला रहा है, इसलिए कॉलेजियम का निर्माण प्रेसिडेंट की मर्जी से बने या कॉलेजियम का मेंबर जो हो प्रेसिडेंट के आज्ञा के अनुसार हो। कॉलेजियम सिस्टम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं वर्णन है या इंटरप्रिटेशन के जरिए आया है, जिससे प्रेसिडेंट के आज्ञा से सुधारा जा सकता है, बशर्ते सभी सदस्य लॉ फील्ड का मेंबर होना चाहिए, जैसे वरिष्ठतम जज, वकील इनके सदस्य हो सकते हैं। आरोप ये भी है कि कोर्ट द्वारा कॉलेजियम का निर्माण, फिर नाम की सिफारिश, फिर पुनः नाम की सिफारिश इत्यादि होती है, तो प्रेसिडेंट को उस नाम पर सहमति दर्ज करनी पड़ती है। यानी एक तरह से प्रेसिडेंट को ये क्या कर दिया, बांध दिया है, यानी प्रेसिडेंट का अधिकार को एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते कि छीन लिया है गया है कॉलेजियम के माध्यम से प्रेजेंट में जो है, और कई इसका विरोध करते हैं, जो इसका होना कोई तुक नहीं बनता है। सॉल्यूशन क्या है, प्रेसिडेंट को 33 जो जज है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वरिष्ठतम जितने वकील है इनका एक टीम बनाए, मेंबर बनाए, और फिर प्रेसिडेंट के इच्छा अनुसार इस मेंबर की संख्या तय की जाए और तय संख्या को कॉलेजियम नाम दिया जाए। फिर वह जज की नियुक्ति करेगी या इंटरव्यू करेगी, या पीएससी जैसी संस्था भी बन जाती है तो भी कॉलेजियम के माध्यम से ही इंटरव्यू लिया जाएगा, जज ही यानी इंटरव्यू करेंगे, बाहरी कोई सदस्य नहीं करेंगे। इससे सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं होगा, जो आरोप लगता है वो भी कमेगा कॉलेजियम पर, क्योंकि ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ही कॉलेजियम क्रिएट की है, कॉलेजियम प्रेसिडेंट के जरिए बना है, तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी हम कह सकते हैं, और सिफारिश जैसा जो आरोप है वो खत्म होगा या कमज़ोर होगा। अगर कॉलेजियम प्रेसिडेंट के जरिए गठित होगी तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हम तो कह ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी हाल में प्रेसिडेंट का हस्तक्षेप से ही जज की नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि कॉलेजियम के हस्तक्षेप से। सीजीआई जैसा सिस्टम जो है सही है, यानी जो सीजीआई की नियुक्ति जो प्रोसेस जी वरिष्ठता के आधार पर होती है बिल्कुल सही है। जैसे टाइम वरिष्ठता, क्योंकि इसमें टाइम देखा जाता है कौन वरिष्ठ व्यक्ति है। अभी तक महिला जज मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है, और ना ही कितने टाइम लगेंगे जज बनने, मुख्य सीजीआई बनने में, अर्थात सीजीआई बनने में। जब जुडिशरी में इनकी संख्या कम है तो संभव है कि सिफारिश भी
संभावना भी कम जाती है सिफारिश की, और जब सिफारिश ही की संभावना ही कम जाएगी तो संभव है कि उसकी संख्या भी कम ही रहेगी। आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप रेशियो देख सकते हैं, सामने डाटा में आपको मौजूद मिल जाएगी। जो करने का या दिखने का के बाद ही प्रैक्टिकली रूप से तैयार होगा, यानी केवल बोली से नहीं बल्कि दिखाना होगा प्रैक्टिकली रूप से करके, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ मौजूद हो। देखिए, स्टेट पीएससी कहिए या यूपीएससी में कहिए, महिला पहुँच रही है, तो आपको क्या लगता है जुडिशरी में महिला नहीं पहुँच पाएगी? कितनी महिला अभी तक मुख्य सचिव भी बन चुकी है स्टेट का। लेकिन खैर, मैं पावर का बात कर रहा हूँ तो वो सब अलग अलग है, तो वही चीज़ इसमें भी पावर का बात है, एडवोकेसी में भी, जुडिशरी में। तो क्या महिला अभी तक वरिष्ठता के आधार पर सीजीआई नहीं बनती? तो कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम में ये सुधार करना पड़ेगा। अगर ओपन एग्ज़ाम होता है तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन का जो बना हुआ, यानी कुछ व्यक्ति तक ही सीमित है पावर, वो सभी के रूप में बटेगा, भारत की जनता में बटेगा, ना कि परिवार के सदस्य में। जो आशीर्वाद पीछे से वाला कहा जाता है कि पीछे वाला का आशीर्वाद होना चाहिए, ऊपर वाला का, यानी सो कॉल जिसे कहते चाचा हमारे विधायक, उसी प्रकार चाचा हमारे जज है, ये आरोप भी हटेगा। संविधान का काम था लोगों के बीच पावर का बांटना, पर लोगों ने अपने पास ही पावर रखने की कोशिश की है, जिससे नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, और लोग अपने पास रखने के कारण लोगों के बीच में वो पावर नहीं बट पा रही है। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, लेजिस्लेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, या फिर सीएजी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि सबको पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ना कि कंसंट्रेशन किया हुआ है। यानी जमावड़ा जो शक्ति है, जमावड़ा का शक्ति, वह एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि सबको बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो फिर कॉलेजियम क्यों अपने पास ये पावर रख ली है जज नियुक्ति करने का? क्या वह और से इंटेलेक्चुअलिटा यानी बौद्धिकता कम है क्या? जैसे एग्जाम के माध्यम, क्या कुछ ही व्यक्ति ऐसी है जो इंटेलिजेंस है या इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिकता के मामले में पीछे है, जिसके कारण नहीं पहुंच पा रहा है? तो मेरा मानना है कि नहीं, ये सिफारिश के कारण नहीं पहुंच पाता है। ओके, कुछ व्यक्ति का ही सिफारिश हो पाता है, क्योंकि कॉलेजियम के माध्यम से सिफारिश जैसा सिस्टम काम करती है। एक ही फैमिली का देखते होंगे कितना जनरेशन के जज बन चुके हैं, तो नेपोटिज्म तो साफ साफ दिख रही है। या वे लोग हैं जो प्रेजेंट में सिफारिश नाम का जिसका कर रहे हैं, क्या उसे बुद्धिमत्ता और उससे कम है क्या? यानी जो सिफारिश कर रहा है जिस नाम का, उसकी तुलना में जो और सब व्यक्ति है, क्या वो बौद्धिकता के मामले में कम है? मेरा मानना है नहीं, ऐसा जानबूझकर किया जा रहा होगा। आप देख ही रहे होंगे कि फलाना व्यक्ति के पास जाओ, उसका केस का नाम जल्दी लग जाएगा, या जज के यहाँ पैसा जलने का घटना देख सकते हैं। कम अगर पैसा जला है या अधिक, या भविष्य में पैसा पकड़ाने वाली जैसी संस्था जैसी जो घटना होती है, इसे बचा जा सकता है या बचना होगा। तो ट्रांसपेरेंसी बनाना पड़ेगा, जवाबदेही बनाना पड़ेगा। क्या कहीं पैसा देकर जल्दी केस का नंबर तो नहीं मिलता? ये भी शक की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि देखते हुए फलाना व्यक्ति के पास जाइए जल्दी नंबर आ जाएगा, इसका मतलब है नंबर लगने का कारण क्या है? जैसे जनरल हॉस्पिटल में देखते हैं वैसे क्या कि पैसा दीजिए पीछे से जल्दी नंबर आ जाएगा? तो क्या यहाँ ये भी संस्था बची होगी जुडिशरी? ये आप विचार करके बताइएगा। आप बहुत सारे जज जो है
जुडिशरी पर भी क्लेम किए हैं। ओके, कॉलेजियम को लेकर के भी आवाज़ उठाएं। अगर भविष्य में ऐसी गलती को सुधारा नहीं गया या ऐसा होता है तो इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है। या 2008 का भी केस देख लीजिए, निर्मल यादव का, जो नाम में कन्फ्यूजन के कारण भ्रष्टाचार जैसा मामला बना था, निर्मल कौर को लेकर के इत्यादि वगैरह, जो 15 लाख बैग मिला था। तो कहने का मतलब फाइनली ये है कि जुडिशरी को भी भ्रष्टाचार से बचाना होगा। भविष्य में भ्रष्टाचार अगर ना हो तो इस प्रकार का पैमाना लाना पड़ेगा। फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेजियम दो पार्ट में कर दे, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक हाई कोर्ट के लिए, जैसा कि मौजूद है। लेकिन कॉलेजियम हाई कोर्ट की जो जज चुनाएंगे उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न कर ले, पीएससी जैसी संस्था, और कॉलेजियम अपने स्तर से एग्ज़ाम ले। जैसे यूपीएससी अपने स्तर से लेती है, उसी पर कॉलेजियम अपने स्तर से, यानी कोर्ट अपने स्तर से एग्ज़ाम ले, और उससे ओपन एग्ज़ाम ले, ओपन एप्लीकेशन मांगे। जिसको जज बनना है वो भरेंगे फार्म। ओके, इससे क्या होगा, आरोप भी कॉलेजियम पर कमेगा। ये तो हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पैमाने को जारी रख सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंट में है, या फिर उसके लिए भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। मेनली मेरा ये फोकस है इस वीडियो बनाने से कि जुडिशरी पर जो आवाज़ उठती है या कॉलेजियम पर क्लेम उठती है उसको कम किया जाए या ख़त्म कर सकते हैं हम इस प्रकार एग्ज़ाम ले करके, पीएससी जैसी संस्था बना करके। और एक गरीब तबका का भी बच्चा एग्ज़ाम दे करके, या कोई भी या फ्रेशर और फैमिली है वो भी जज बन सकता है। ओके, और उसके भी मन में उदासी नहीं रहे कि पहला जीवन बर्बाद करना पड़ जाएगा, या एक तरह से कहिए कि पहला जीवन में बन ही नहीं सकते हैं। तो पहला जनरेशन के लिए काफ़ी दिक्कत भरा होता है। ये कॉलेजियम को सुधार करना चाहिए, और कॉलेजियम जैसी संस्था जो भी है इससे मुक्ति मिले, आज़ादी मिले, नहीं तो इसमें सुधार किया जाए प्रेसिडेंट के माध्यम से। अगर मेरे बातों से सहमत है भी बहुत लोग हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। इसमें जोड़ भी सकते हैं, घटाव भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे ही बात को फॉलो हो, लेकिन हाँ, अगर ऐसा पैटर्न आती तो हर किसी को मौका मिलेगा। हर किसी को, गरीब से अमीर, सब, वकील, जज का बेटा हो, कोई भी हो, सब के सब आ सकते हैं। तो कॉलेजियम से मुक्ति मिले, आज़ादी मिले, या फिर सुधार हो। थैंक यू।